सदियों तक मिठास एक दुर्लभ चीज थी, शाही परिवारों के लिए एक लग्जरी जो सिर्फ राजाओं और रानियों को ही नसीब होती थी। हमारे पूर्वजों ने इसे प्रकृति में ढूंढा, रसदार फलों, सुनहरे शहद या खजूर में। चीनी जो गन्ने से बनती है, न्यू गिनी में शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैली। सबसे पहले भारत और फिर बाकी जगहों पर पहुंची। एक समय था जब यह इतनी कीमती थी कि इसे सफेद सोना कहा जाता था, संपन्नता और रुतबे की निशानी। लोग इसे रोज नहीं खाते थे, ये सिर्फ खास मौकों पर, दवा के तौर पर या फिर अमीरों के खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती थी। इस इतिहास को समझना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे शरीर इतनी बड़ी मात्रा में चीनी को संभालने के लिए बने ही नहीं है जितनी हम आज खाते हैं। पहले की चीनी वो नहीं थी जो आज हमारे चारों तरफ दिखती है, वो सफेद रिफाइंड पाउडर। लेकिन पिछले 100 सालों में सब कुछ बदल गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से नई तकनीकें आईं जिससे चीनी बनाना सस्ता और आसान हो गया। अचानक ये कभी कभार मिलने वाली चीज सबके लिए उपलब्ध हो गई और हर खाने पीने की चीज में घुस गई। फूड कंपनियों ने देखा कि चीनी डालने से उनके प्रोडक्ट्स का स्वाद बेहतर हो जाता है, वो ज्यादा दिन तक चलते हैं और लोग उन्हें बार बार खरीदना चाहते हैं। इसी वजह से प्रोसेस्ड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे स्नैक्स का जबरदस्त चलन शुरू हो गया। जो कभी त्योहारों पर इस्तेमाल होने वाला मसाला था, वो अब रोजमर्रा की चीज बन गया, ब्रेकफास्ट सीरियल से लेकर रात के डेजर्ट तक। ये बदलाव हमारे पोषण की जरूरतों की वजह से नहीं बल्कि बिजनेस की वजह से हुआ, जिसने हमारे खाने के साथ रिश्ता ही बदल दिया। असली समस्या इसी बदलाव में छुपी है। हमारे दादा दादी जो गुड़ या गन्ने के रस के रूप में चीनी खाते थे, वो आज की चमकदार सफेद चीनी से बिल्कुल अलग थी। गन्ने के हरे पोषक तत्वों से भरपूर पौधे से लेकर सफेद पाउडर तक का सफर बहुत सख्त और केमिकल प्रोसेसिंग से भरा हुआ है। इस प्रोसेस में गन्ने की सारी अच्छाई, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ निकल जाता है। आखिर में सिर्फ खाली कैलोरीज बचती है जो बस पल भर की मिठास देती है, लेकिन असली पोषण नहीं। ये एकदम वैसा ही है जैसे दिखावे के लिए असलियत खो देना, जहां सफेद रंग के पीछे पोषण का खालीपन छुपा है। इसलिए जब हम चीनी की बात करते हैं तो साफ साफ कहना जरूरी है कि हम आम, शकरकंद या किसी फल में मिलने वाली नेचुरल मिठास की नहीं बल्कि रिफाइंड सफेद चीनी की बात कर रहे हैं। एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो हमारे खाने में हर जगह घुस गया है। इसकी पॉपुलैरिटी इसकी अच्छाई की वजह से नहीं बल्कि चालाक मार्केटिंग और हमारी जन्मजात मिठास की चाहत की वजह से है। इसका इतिहास समझना हमें बताता है कि ये असल में क्या है, एक आधुनिक खोज जिससे हमारा शरीर जूझ रहा है। अब वक्त है कि हम इस चीनी की अहमियत पर सवाल करें और फिर से असली प्राकृतिक मिठास को अपनाएं जो प्रकृति ने हमारे लिए बनाई थी। सफेद चीनी का सफर शुरू होता है धूप में लहलहाते गन्ने या शुगर बीट के खेत से। ये पौधे कमाल के हैं, इनमें सिर्फ मिठास ही नहीं बल्कि फाइबर, पानी, विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर होते हैं। सबसे पहले इनका कटाई होता है, फिर गन्ने को फैक्ट्री में ले जाया जाता है। यहीं से शुरू होता है एक नेचुरल फूड को केमिकल सब्सटेंस में बदलने का सिलसिला। सबसे पहले बड़े बड़े रोलर्स से गन्ने को दबाकर उसका रस निकाला जाता है। ये गहरा हरा या भूरा रस ही असली कच्चा माल है जिसमें अब भी पौधे के कुछ पोषक तत्व बाकी होते हैं। लेकिन फैक्ट्री का मकसद पोषण बचाना नहीं बल्कि शुद्ध सफेद सुक्रोज पाना है। अब ये कच्चा रस कई तीव्र केमिकल प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहले इसमें लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है जिससे अशुद्धियां निकल जाती हैं और पीएच लेवल सेट होता है। इसे क्लैरिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। खास तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है जो रस का रंग और पोषक तत्व निकालना शुरू कर देता है। ये केमिकल स्नान चीनी के अणुओं को बाकी सब चीजों, फाइबर, मैग्नीशियम और क्रोमियम जैसे मिनरल्स और बी विटामिन से अलग कर देता है जिन्हें अशुद्धियां मानकर निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बड़े बड़े मशीन और टैंक इस्तेमाल होते हैं जो लगातार टनों रस को प्रोसेस करते हैं। इसके बाद आता है हीटिंग और इवेपोरेशन का स्टेज। साफ किए गए रस को बड़े बड़े वैक्यूम इवेपोरेटर में उबाला जाता है। इसमें से ज्यादातर पानी निकल जाता है और एक गाढ़ा भूरा चिपचिपा सिरप बनता है। इस सिरप में अब भी थोड़ा मोलासिस बचा होता है जिसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं, लेकिन सफेद चीनी बनाने के लिए इसे और भी शुद्ध करना पड़ता है। सिरप को हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है जो हजारों चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूमता है। इससे चीनी के क्रिस्टल मोलासिस से अलग हो जाते हैं। मोलासिस जो गहरा और पोषक होता है अलग बेच दिया जाता है, कई बार पशुओं के चारे के लिए, जबकि हल्के क्रिस्टल अगले स्टेज में जाते हैं। आखिरी स्टेप में चीनी को उसका चमकदार सफेद रंग मिलता है। क्रिस्टल को अक्सर ऐसे फिल्टर से गुजारा जाता है जिसमें कभी कभी बोन चार, जली हुई हड्डियों का पाउडर भी होता है ताकि रंग पूरी तरह निकल जाए। फिर इन्हें सुखाकर वो दानेदार चीनी बनाई जाती है।
जो हम पैकेट में खरीदते हैं। आखिर में बचता है 99.9% सुक्रोज, एक शुद्ध केमिकल कंपाउंड जिसमें गन्ने के पौधे का एक भी पोषक तत्व नहीं बचता, न फाइबर, न विटामिन, न मिनरल, न एंजाइम, बस खाली कैलोरीज। ये पूरी इंडस्ट्रियल प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे हम एक प्राकृतिक चीज को इतना रिफाइन कर देते हैं कि वो न तो पहचान में आती है, न ही शरीर के लिए फायदेमंद रहती है। सफेद चीनी में पोषण की कोई भी मात्रा क्यों नहीं बचती? इसका सीधा जवाब है उसका रिफाइनिंग प्रोसेस। सोचिए एक साबुत गन्ने की डंडी के बारे में। वो एक पौधा है जिसमें पोषक तत्वों का जटिल जाल होता है। इसमें फाइबर होता है जो पाचन को धीमा करता है, पानी होता है जो शरीर को हाइड्रेट करता है, और जरूरी मिनरल्स जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक और मैग्नीशियम होते हैं जो हमारे शरीर को चीनी पचाने में मदद करते हैं। इसमें बी विटामिन और पॉलीफिनोल्स भी होते हैं। लेकिन रिफाइनिंग का मकसद है सिर्फ एक अणु सुक्रोज को अलग करना और बाकी सब कुछ निकाल देना। हर स्टेप, चाहे वो लाइम के साथ उबालना हो या सल्फर डाइऑक्साइड से ब्लीचिंग, का मकसद है सुक्रोज को शुद्ध करना और बाकी पोषक तत्वों को अशुद्ध मानकर निकाल देना। अब जरा देखिए इसमें क्या क्या खो जाता है। गन्ने का फाइबर बहुत जरूरी है। जब हम चीनी को उसके प्राकृतिक रूप में जैसे फल में खाते हैं तो फाइबर हमारे खून में चीनी के अवशोषण को धीमा कर देता है। इससे शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता, लेकिन प्रोसेसिंग की शुरुआत में ही ये सारा फाइबर निकाल दिया जाता है। मिनरल्स भी गायब हो जाते हैं। जैसे क्रोमियम एक जरूरी ट्रेस मिनरल है जो इंसुलिन हार्मोन को सही से काम करने में मदद करता है। हैरानी की बात है कि जो पोषक तत्व चीनी को पचाने के लिए चाहिए वही सफेद चीनी बनाने में निकाल दिया जाता है। इससे शरीर को अपनी मिनरल्स की जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती है, जिससे धीरे धीरे कमी हो सकती है। तेज गर्मी पर उबालने और इवेपोरेशन से कच्चे रस में मौजूद नाजुक विटामिन और एंजाइम्स भी नष्ट हो जाते हैं। बी विटामिन उदाहरण के लिए ऊर्जा बनाने के लिए जरूरी है। ये खाने को ऊर्जा में बदलने वाली रासायनिक क्रियाओं में सहायक होते हैं। जब हम चीनी बिना इन विटामिन के खाते हैं तो शरीर को इन्हें अपनी जमा पूंजी से लेना पड़ता है, खासकर लिवर और टिश्यूज से। इससे समय के साथ कमी हो सकती है, जिससे ऊर्जा, नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिक हेल्थ पर असर पड़ता है। आखिर में सफेद चीनी सिर्फ पोषणहीन नहीं है बल्कि एंटी न्यूट्रिएंट है, क्योंकि यह पचने के लिए शरीर से पोषक तत्व छीनती है। तो जब आप एक चमचमाते सफेद चीनी के दाने को देखें तो याद रखिए ये कभी जीवित पौधे की आत्मा था। उसकी सारी लाइफ फोर्स, उसके पोषक तत्व, उसकी प्राकृतिक संतुलन, सब कुछ केमिकल और मशीनों से निकाल दिया गया है, सिर्फ सफेदी और शुद्धता के नाम पर। इसका नतीजा है एक ऐसा उत्पाद जो तुरंत ऊर्जा और मिठास तो देता है, लेकिन हमारे शरीर पर भारी बोझ डालता है। ये एकदम क्लासिक उदाहरण है कि कैसे आधुनिक प्रोसेसिंग किसी नेचुरल चीज को इतना बदल देती है कि वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह बन जाती है, बस खाली कैलोरीज और अधूरी पोषण की मांग छोड़कर। जब आप सफेद चीनी खाते हैं तो वह आपके खून में बहुत तेजी से पहुंच जाती है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता जो उसे धीमा कर सके। इससे आपके ब्लड शुगर लेवल में अचानक तेज उछाल आता है। आपकी पैंक्रियास, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है, अचानक इमरजेंसी मोड में चली जाती है। वो जल्दी जल्दी इंसुलिन नामक हार्मोन बनाती है ताकि इस अतिरिक्त शुगर को खून से निकालकर कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए भेजा जा सके। अगर आप बार बार चीनी खाते हैं तो आपकी पैंक्रियास पर ज्यादा बोझ पड़ता है, जैसे कोई इंजन हमेशा फुल स्पीड पर चल रहा हो। समय के साथ इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, यानी आपकी कोशिकाएं इंसुलिन के संकेतों पर सही से प्रतिक्रिया देना बंद कर देती है। यह टाइप 2 डायबिटीज का शुरुआती संकेत है। लिवर पर भी इसका भारी असर पड़ता है। लिवर उन कुछ अंगों में से एक है जो फ्रक्टोज को मेटाबोलाइज कर सकता है, और सफेद चीनी में आधा हिस्सा फ्रक्टोज का ही होता है। सुक्रोज में 50% ग्लूकोज, 50% फ्रक्टोज होता है। जब आप ज्यादा चीनी खाते हैं, खासकर मीठे ड्रिंक्स में, तो लिवर पर बोझ बढ़ जाता है। वह सारी फ्रक्टोज को ऊर्जा में नहीं बदल पाता, तो उसे फैट में बदलना शुरू कर देता है। यह फैट लिवर में जमा होने लगता है, जिससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD नामक बीमारी हो सकती है, जो पहले बहुत कम होती थी लेकिन अब बच्चों में भी आम हो गई है। इसी प्रक्रिया में ट्राइग्लिसराइड्स नामक फैट बनता है जो खून में जाता है और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ाता है। आपका दिमाग भी चीनी के असर से बचा नहीं है। शुरू में चीनी खाने से अच्छा लगता है क्योंकि यह डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जो खुशी और इनाम से जुड़ा है। यही केमिकल नशे की आदतों में भी रिलीज होता है। यह डोपामिन का झटका एक क्रेविंग का चक्र बनाता है। जितनी ज्यादा चीनी खाओ उतनी ज्यादा चाहत बढ़ती है। धीरे धीरे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम सुस्त हो जाता है, यानी आपको वही खुशी पाने के लिए और ज्यादा चीनी चाहिए। यही है
चीनी की लत का जैविक आधार। इसके अलावा लगातार हाई ब्लड शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस से दिमाग में सूजन और याददाश्त कम होने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि अल्जाइमर डिजीज भी हो सकती है, जिसे कुछ वैज्ञानिक अब टाइप 3 डायबिटीज कहने लगे हैं। अगर हम सबको जोड़कर देखें तो रिफाइंड चीनी से भरपूर डाइट शरीर में लगातार मेटाबॉलिक स्ट्रेस पैदा करती है। जरा एक बच्चे को सीसा पर बैठा हुआ सोचिए। थोड़ी सी चीनी एक हल्के धक्के जैसी है जिसे आसानी से संतुलित किया जा सकता है, लेकिन बार बार और ज्यादा चीनी किसी भारी व्यक्ति के एक तरफ कूदने जैसी है, जिससे दूसरी तरफ का सिरा तेजी से ऊपर नीचे होता है। आपका शरीर बार बार संतुलन बनाने की कोशिश करता है, जिससे पैंक्रियास, लिवर और हार्मोनल सिस्टम पर लगातार दबाव पड़ता है। यह अंदरूनी अव्यवस्था सिर्फ आपका वजन नहीं बढ़ाती, बल्कि पूरे शरीर में सूजन, हार्मोन में गड़बड़ी, ऊर्जा की कमी और लगभग हर आधुनिक बीमारी जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स और डायबिटीज की नींव रखती है। सफेद चीनी से बचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह अक्सर छुपकर हमारे खाने में मौजूद रहती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन चीनी तो रोजमर्रा की कई चीजों में छुपी होती है, जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। सुबह का नाश्ता, चाहे वह हाई फाइबर या हेल्दी लिखा हो, उसमें भी खूब चीनी हो सकती है। सॉसेज और कंडिमेंट्स जैसे केचप, बारबेक्यू सॉस और सलाद ड्रेसिंग में स्वाद बढ़ाने के लिए खूब चीनी डाली जाती है। यहाँ तक कि ब्रेड, पास्ता सॉस और रेडीमेड सूप जैसे नमकीन खाने में भी चीनी की अच्छी खासी मात्रा हो सकती है। फूड मैन्युफैक्चरर इसे सिर्फ मिठास के लिए ही नहीं, बल्कि प्रिजर्व करने और टेक्सचर सुधारने के लिए भी डालते हैं, क्योंकि यह सस्ती और बहुपयोगी है। सबसे ज्यादा साफ साफ दिखने वाले दोषी हैं मीठे ड्रिंक्स। एक कैन सोडा में 10 चम्मच तक चीनी हो सकती है, जो एक वयस्क के लिए रोजाना की लिमिट से भी ज्यादा है। फ्रूट जूस, जिसे अक्सर हेल्दी समझा जाता है, उसमें भी दिक्कत है। जब आप फल का जूस निकालते हैं तो उसका फाइबर निकल जाता है और बचती है सिर्फ शुगर, जो उतनी ही तेजी से आपके खून में जाती है जितना कि सोडा। बच्चों के लिए तो यह और भी नुकसानदेह है। उनके छोटे शरीर पर चीनी का असर जल्दी और ज्यादा होता है, जिससे एनर्जी में उतार चढ़ाव, स्कूल में ध्यान लगाने में दिक्कत और मोटापे जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। स्कूल के बाद बिस्किट और जूस का एक छोटा सा स्नैक भी शुगर बम बन सकता है। छोटी छोटी रोज की चीनी की मात्रा का असर ऐसा है जैसे किसी पत्थर पर पानी की लगातार बूंदें गिर रही हों। धीरे धीरे वह भी घिस जाता है। चाय में एक चम्मच चीनी या खाने के बाद हल्की मिठाई शायद ज्यादा न लगे, लेकिन अगर यह रोज की आदत बन जाए तो महीनों और सालों में इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। यह लगातार हल्का सा हमला आपके मेटाबॉलिक सिस्टम पर सूजन पैदा करता है, जो कई बीमारियों की जड़ है। यह आपकी पैंक्रियास को थका देता है, लिवर में फैट जमा करता है और शरीर को तनाव में रखता है। यही वजह है कि थोड़ी सी चीनी भी सालों बाद हार्ट डिजीज, डायबिटीज या दूसरी गंभीर बीमारियों के रूप में सामने आ सकती है। अच्छी बात यह है कि सफेद चीनी छोड़ने का मतलब मिठास छोड़ना नहीं है। हमारे पास कई हेल्दी और पारंपरिक विकल्प हैं, जिनमें पोषक तत्व भी होते हैं। गुड़ एक बेहतरीन विकल्प है। यह बिना रिफाइंड गन्ने की मिठास है, जिसमें आयरन और मिनरल्स भी होते हैं। आप खजूर या डेट सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फाइबर और पोटेशियम होता है। कच्चा स्थानीय शहद संतुलित मात्रा में एंजाइम्स और एंटीबैक्टीरियल गुण देता है। बिना कैलोरी के लिए स्टीविया एक अच्छा नेचुरल प्लांट बेस्ड विकल्प है। असली बात यह है कि अपनी जुबान को फिर से असली प्राकृतिक मिठास की आदत डालें, जैसे गाजर, चुकंदर या पका केला। इन समझदारी भरे बदलावों से आप अपने शरीर को पोषण दे सकते हैं और मिठास का मजा भी ले सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो लगभग हर रसोई में पाई जाती है, कुकिंग ऑयल। हम इसका इस्तेमाल अपने पसंदीदा स्नैक्स तलने के लिए, रोज की सब्जी बनाने के लिए और यहाँ तक कि तड़के के लिए भी करते हैं। ये हमारे खाने का इतना अहम हिस्सा है कि हम अक्सर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। सुपरमार्केट की शेल्फ पर चमकदार पैक और बोतलें दिखती हैं, जिन पर लिखा होता है रिफाइंड, लाइट या हार्ट हेल्दी, और हम मान लेते हैं कि ये हमारे परिवार के लिए अच्छी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रिफाइंड का असली मतलब क्या है? ये तेल आपके घर तक पहुंचने से पहले कैसी यात्रा करता है? सच्चाई ये है कि ये साफ और बिना गंध वाला लिक्विड जितना सीधा सादा दिखता है, उसकी कहानी उतनी ही जटिल है। इसकी सुविधा और लंबी शेल्फ लाइफ ने इसे मॉडर्न घरों में आम बना दिया है। ये एक ऐसा विकल्प लगता है जो साफ, हल्का और भरोसेमंद है, लेकिन जिस प्रक्रिया से इसे ये गुण मिलते हैं, वही इसकी असली अच्छाई भी छीन लेती है। हम इतने आदी हो गए हैं कि शायद ही कभी इसके हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के बारे में सोचते हैं। रिफाइंड ऑयल का खतरा कोई एलर्जी की तरह तुरंत नहीं दिखता, बल्कि ये धीरे धीरे बरसों तक जमा होता है और हमारी सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचाता है। ये एक छुपा हुआ खतरा है जो आजकल हमारे समाज में बढ़ती कई बीमारियों में योगदान देता है, चाहे वो थकान हो, वजन बढ़ना हो या हमारे महत्वपूर्ण अंगों की सेहत हो। समस्या की शुरुआत इस गलतफहमी से होती है कि हम क्या खा रहे हैं। हम सोचते हैं
कि हम नेचुरल सीड्स जैसे सूरजमुखी, सोया या राइस ब्रान से निकला तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो रिफाइंड ऑनियल हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में उन बीजों के प्राकृतिक तेल से बिल्कुल अलग होता है। इसे एक आक्रामक इंडस्ट्रियल प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिसमें तेज गर्मी और केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इस सफर में एक पोषक तत्वों से भरपूर चीज एक तरह से केमिकल प्रोडक्ट में बदल जाती है। इस बदलाव को समझना आपके और आपके परिवार की सेहत के लिए बेहतर विकल्प चुनने की पहली सीढ़ी है। तो आइए जानें कि उस बोतल में असल में क्या है। तो विकल्प क्या है? क्या अब हमें तेल का इस्तेमाल ही छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद डर पैदा करना नहीं बल्कि जागरूकता बढ़ाना है। यह समझना जरूरी है कि किस तरह के तेल बेहतर हैं और उनका सही इस्तेमाल कैसे करें। हल तो इसी में है कि हम पारंपरिक कम प्रोसेस्ड विकल्पों की तरफ लौटें और अपने कुकिंग के तरीकों पर ध्यान दें। रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाकर हम प्रोसेस्ड फूड्स के छुपे हुए खतरों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये चर्चा आपको जानकारी देकर सशक्त बनाने के लिए है ताकि आप अपने परिवार की सेहत की रक्षा कर सकें, ना कि किसी बड़े बदलाव से बल्कि छोटे, समझदारी भरे और टिकाऊ फैसलों से हर दिन। चलिए अब जानते हैं कि रिफाइंड ऑयल आखिर बनता कैसे है। यह प्रक्रिया उतनी सीधी और नेचुरल नहीं है जितनी हम सोचते हैं। शुरुआत होती है ऑयल सीड्स से, जैसे सूरजमुखी, सोया या कैनोला के बीज। इन बीजों को बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर क्रश किया जाता है ताकि जितना हो सके तेल निकाला जाए। इसी पहले कदम में ही बीजों के नाजुक पोषक तत्व नष्ट होने लगते हैं, लेकिन प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। बचे हुए तेल को निकालने के लिए इसमें केमिकल सॉल्वेंट मिलाया जाता है, जो अक्सर हेक्सेन नाम का पेट्रोलियम बेस्ड पदार्थ होता है। पल्प को हेक्सेन से धोया जाता है, जिससे बचा हुआ तेल घुल जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि हेक्सेन वाष्पित हो जाए। ये तेज गर्मी और केमिकल्स मिलकर तेल में मौजूद प्राकृतिक विटामिन्स जैसे विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। साथ ही फैटी एसिड्स की संरचना भी बदल जाती है, जिससे छोटे छोटे ट्रांस फैट्स बन सकते हैं। अब जो बचता है वो एक गाढ़ा, बदबूदार और चिपचिपा लिक्विड होता है जो खाने लायक नहीं होता। ये कच्चा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल प्राकृतिक तेल से बिल्कुल अलग होता है। इसमें से सारी अच्छाई लगभग खत्म हो जाती है। अगले स्टेज में इसे डिगमिंग और न्यूट्रलाइजेशन से गुजारा जाता है, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि गम्स और अन्य अशुद्धियां हटाई जा सकें। इस स्टेप में टेक्सचर तो सुधरता है, लेकिन और भी ज्यादा फायदेमंद चीजें जैसे लेसिथिन निकल जाती हैं। इसके बाद ऑयल को ब्लीचिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें एक्टिवेटेड क्ले या चारकोल से फिल्टर करके सारे रंग हटाए जाते हैं। यही वजह है कि रिफाइंड ऑयल इतना हल्का और लगभग पारदर्शी दिखता है। ये शुद्धता असल में प्राकृतिक कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल को हटाकर पाई जाती है, जो असल में हमारे लिए अच्छे होते हैं। आखिर में ऑयल को डिओड्राइज किया जाता है, क्योंकि इस स्टेज पर इसमें अब भी केमिकल्स और गर्मी की वजह से तेज गंध होती है। इसे हटाने के लिए फिर से बहुत ज्यादा तापमान पर स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है। इस आखिरी आक्रामक स्टेप में जो भी बची खुची प्राकृतिक अच्छाई है वो भी खत्म हो जाती है। अब जो मिलता है वो एक बेस्वाद, रंगहीन और गंधहीन लिक्विड है जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है। ये अब नेचुरल ऑयल नहीं बल्कि एक केमिकल से भरा हुआ फैट है जिसे हमारा शरीर असली खाना शायद ही माने। जब हम रोजमर्रा में रिफाइंड ऑयल का सेवन करते हैं तो असल में हम अपने शरीर में एक ऐसी चीज डाल रहे हैं जिसमें पोषक तत्व नहीं होते बल्कि संभावित हानिकारक कंपाउंड्स होते हैं। इसका असर अचानक या दिखने वाला नहीं होता, ये धीरे धीरे सालों में जमा होता है और चुपचाप हमारी सेहत को कमजोर करता है। सबसे बड़ी समस्या है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। रिफाइंड ऑयल्स में मौजूद बदले हुए फैट्स शरीर में लगातार एक हल्की सूजन बनाए रखते हैं। ये सूजन जो हमेशा पृष्ठभूमि में जलती रहती है कई बीमारियों की जड़ है, चाहे वो दिल की बीमारी हो, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये एक धीमी आग की तरह है जो बिना दिखे हमारी कोशिकाओं और टिश्यूज को नुकसान पहुंचाती रहती है जब तक कि कोई बड़ी बीमारी सामने ना आ जाए। इसके अलावा इन तेलों का लगातार सेवन हमारे लिवर पर भी भारी दबाव डालता है। लिवर हमारे शरीर का प्रमुख डिटॉक्स ऑर्गन है और उसे इन केमिकल से भरे फैट्स को प्रोसेस करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। समय के साथ इससे फैटी लिवर डिजीज हो सकती है, जिसमें लिवर में फैट जमा हो जाता है और उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। इससे न सिर्फ हमारी पाचन और मेटाबॉलिज्म प्रभावित होती है बल्कि गंभीर लिवर डैमेज भी हो सकता है। कई बार जो थकावट और सुस्ती हम महसूस करते हैं उससे हम व्यस्त जीवन शैली का नतीजा मान लेते हैं, लेकिन असल में ये प्रोसेस्ड फूड्स और रिफाइंड ऑयल से जूझते लिवर की वजह से भी हो सकता है। एक और बड़ी चिंता है जब हम तलने के लिए रिफाइंड ऑयल को बार बार इस्तेमाल करते हैं, जो घरों और रेस्टोरेंट्स में आम है। हर बार जब तेल को ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है उसकी संरचना और बिगड़ जाती है, जिससे और भी ज्यादा टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स और फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स अस्थिर अणु होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं और हमारी कोशिकाओं, डीएनए और प्रोटीन को नुकसान पहुंचाते हैं।
इससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज होती है और दिल की बीमारी या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जो कुरकुरी स्नैक आप खा रहे हैं उसमें ऐसे हानिकारक कंपाउंड्स हो सकते हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स और कोशिकाओं की सेहत को कमजोर कर रहे हैं। और भी खतरनाक बात यह है कि पैकिंग पर लिखे हुए शब्द हमें गुमराह कर सकते हैं। लाइट या हार्ट हेल्दी जैसे शब्द पैकेजिंग पर बड़े बड़े अक्षरों में दिखते हैं। ये लेबल हमें एक झूठा भरोसा देते हैं कि हम अपने परिवार के लिए अच्छा चुनाव कर रहे हैं, लेकिन लाइट का मतलब आमतौर पर रंग या स्वाद से होता है, न कि कैलोरी या सेहत से। हार्ट हेल्दी का दावा अक्सर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तेल में सैचुरेटेड फैट कम है, जबकि रिफाइनिंग प्रक्रिया में हुए नुकसान और अस्थिर पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स के खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन लेबल्स पर आंख बंद करके भरोसा करना हमें चुपचाप दीर्घकालिक नुकसान की ओर ले जाता है। अच्छी बात यह है कि आप अपनी सेहत की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं और इसकी शुरुआत आपके अपने किचन से छोटे छोटे समझदारी भरे फैसलों से होती है। सबसे पहली और अहम बात है रिफाइंड ऑयल छोड़कर हेल्दी कम प्रोसेस्ड विकल्प चुनना। ऐसी बोतलें देखें जिन पर कोल्ड प्रेस्ड, वुड प्रेस्ड या कच्ची घानी लिखा हो। इन तेलों को पारंपरिक तरीकों से बिना तेज गर्मी और केमिकल्स के निकाला जाता है। इससे तेल में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट्स, स्वाद और खुशबू बनी रहती है। कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल और नारियल तेल, ये सब बेहतरीन विकल्प हैं जिन्हें हमारी संस्कृति में पीढ़ियों से इस्तेमाल किया गया है। इन तेलों का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। हर तेल का अपना स्मोक पॉइंट होता है, यानी वो तापमान जिस पर वो टूटने लगता है और हानिकारक धुआं छोड़ता है। डीप फ्राइंग जैसे हाई हीट कुकिंग के लिए घी या नारियल तेल का इस्तेमाल बेहतर है क्योंकि इनका स्मोक पॉइंट ज्यादा होता है। हल्की आंच पर सब्जी या तड़का बनाने के लिए कोल्ड प्रेस्ड सरसों या मूंगफली का तेल अच्छा है। सलाद ड्रेसिंग या खाने के ऊपर डालने के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बढ़िया है। ध्यान रखें, किसी भी तेल को इतना न गर्म करें कि उसमें से धुआं निकलने लगे, और कृपया तलने के बाद बचे हुए तेल को बार बार इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स वहीं बनते हैं। याद रखिए, संतुलन और विविधता ही स्वस्थ आहार की कुंजी है। कोई भी एक तेल जादुई नहीं है। बात यह है कि अच्छे कम प्रोसेस्ड फैट्स को सही मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करें। पारंपरिक घी से भी डरे नहीं, इसमें फैट सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं और इसका स्मोक पॉइंट भी ज्यादा है, इसलिए ये भारतीय कुकिंग के लिए बेहतरीन है। एक संतुलित आहार में अच्छे फैट्स, प्रोटीन, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स और ताजी सब्जियां और फल शामिल होने चाहिए। मकसद तेल को पूरी तरह छोड़ना नहीं, बल्कि सही किस्म का तेल चुनना और उसे समझदारी से इस्तेमाल करना है। आखिरकार आपकी सेहत आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। रिफाइंड ऑयल से कोल्ड प्रेस्ड विकल्प पर जाना चाहे छोटा सा कदम लगे, लेकिन ये आपके लंबे समय की सेहत के लिए बड़ा फर्क ला सकता है। ये एक कदम है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कम करने, लिवर को सपोर्ट देने और दिल की सुरक्षा की तरफ। लेबल पढ़िए, कुकिंग के तरीके समझिए और पारंपरिक समझदारी अपनाइए। यही आपके और आपके परिवार के लिए सेहत की मजबूत नींव बनेगी। आइए अपनी रसोई को असली पोषण का स्रोत बनाएं, छुपे हुए नुकसान का नहीं। आपकी बेहतर सेहत की यात्रा आज के एक छोटे से जागरूक फैसले से शुरू होती है।